उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद को भी लड़ना पड़े, चाहे खुद को भी लड़ना पड़े। जी हाँ, नमस्कार साथियों, सलाम एजुकेशन चैनल पे आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आपकी पटवारी की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होंगी और आप हर एक सब्जेक्ट को सही समय देते हुए कवर कर रहे होंगे। और इसी में हमारा एक सब्जेक्ट है साथियों, जीके जीएस का। और जीके जीएस में आपको पता है कि पटवारी में कितने 25 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, 25 नंबर के, ठीक है, 25 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसका जो पार्ट है ना साथियों, बहुत ही ज़्यादा है। इसमें हमें बहुत सारे पार्ट्सों को पढ़ना पड़ेगा। इसमें जियोग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इसमें इकोनॉमिक्स या फिर हिस्ट्री, इन सबको कवर करना है। तो इसका सबसे आसान तरीका अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो आपको सबसे सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे लूसेंट से, सो आपको लूसेंट कवर करना चाहिए। और इसमें मैंने लूसेंट को पूरा कवर करके दिया है और हर एक पार्ट में आपको कुछ कुछ टॉपिक दिया है, क्योंकि मैं इसमें पूरा जो लूसेंट है उसको एक ही वीडियो में नहीं दे सकता, इसीलिए मैं अलग अलग पार्टों में दे रहा हूं। और आज हम यहां पे कवर करने वाले हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, ठीक है। सो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में हम यहाँ पे कवर करेंगे साथियों। और दक्षिण भारत के राजवंश जितने भी हुए हैं उनका पूरा जो विवरण है इस एक ही वीडियो के माध्यम से आप लोग को देने वाला हूँ, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे चलते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में। पहला राजवंश हम यहाँ पे देखेंगे पल्लव राजवंश, ठीक है। सो पल्लव राजवंश का संस्थापक आपको याद रखना साथियों, पल्लव वंश का जो संस्थापक हुआ सिंह विष्णु थे, ठीक है, सिंह विष्णु था। और इसकी राजधानी कहाँ? रांची, यानी कि तमिलनाडु के समीप कांचीपुरम में था, ठीक है। और वह वैष्णव धर्म का क्या था? यह एक वैष्णव धर्म का अनुयायी था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में कर्तार्जुनियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे, ठीक है। सो आपको याद रखना साथियों कि जो कर्तार्जुनियम के लेखक कौन? भारवी सिंह विष्णुगुप्त के दरबार में, सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए क्रमशः महेंद्र वर्मन और प्रथम नरसिंह वर्मन हुए, नरसिंह वर्मन प्रथम हुए, ठीक। उसके बाद में महेंद्र वर्मन द्वितीय एवं परमेश्वर वर्मन प्रथम, ठीक है। और उसके बाद में नरसिंह वर्मन द्वितीय एवं नरसिंह वर्मन सेकंड, ठीक है। नंदी वर्मन सेकंड, माफ कीजिएगा, नंदी वर्मन सेकंड था, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देखते जाते हो। तो पल्लव वंश का अंतिम शासक की हम बात करें यहाँ पे, तो पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित कब हुआ? सन 889 के दशक में हुआ था, ठीक है। तथा मतविलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने किया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में महाबलीपुरम के एकासम मंदिर, जिन्हें रथ कहा जाता है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन के द्वारा किया गया था, ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और रथ मंदिर के सबसे बड़े द्रौपदी रथ मंदिर में सबसे जो छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है, ठीक है। तथा वत्पीकोंड की उपाधि जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण किया था, ये भी आपको याद रखना है। तथा अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था? नरसिंह वर्मन सेकंड था। तथा उसने राजसिंह जो कि राजा के सिंह, राजसिंह आगमन प्रिय और शंकर भक्त की उपाधि धारण किया था। उसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया था, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। तथा इसी मंदिर के निर्माण में द्रौपदी सत्यपत्य कला की शुरुआत हुई, ठीक है, जो जिसे महाबलेश्वर में शेरों का मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। तथा 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन के दरबार में रहते थे, ठीक है। तथा कांची के मुक्तेश्वर मंदिर द्वारा वैकुंठ पेरुमाला मंदिर का निर्माण भी नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया था, ठीक है। तथा प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगाई अलवार नंदीवर्धन द्वितीय के समकालीन थे, ठीक है। इसी में हम यहाँ पे कवर करने वाले साथी और राजपूत, ठीक है। तो राजपूतों की हम यहाँ पे बात करें तो राजपूत राजवंश का संस्थापक कौन है? तो दंती दुर्ग था, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजवंश के संस्थापक को आपको याद रखना साथियों कौन था? दंती दुर्ग था, जो कि 752 ईसा पूर्व में इन्होंने
इसकी स्थापना किया था, ठीक है। उसके बाद में इसकी राजधानी था साथियों, राजधानी आपको याद रखना है मानिकर, मानकिर, मानकिर या फिर मानीखेत, मानकिर या मानखेत, यानी कि वर्तमान में यहाँ पे है, कहाँ पे है तो आपको याद रखना है यह स्थान वर्तमान में मालखेड़ यानी कि सोलपुर, सोलपुर के निकट में स्थित है, ठीक है। तथा राष्ट्रवंश के प्रमुख शासक थे साथियों कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद द्वितीय, अमोघ वर्ष, उसके बाद में कृष्ण सेकंड, इंद्र थर्ड एवं कृष्ण थर्ड, ठीक है। इसी में एलोरा की बात कर साथियों तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ये भी आपको याद रखना है, यह पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ठीक है, जो कि राष्ट्रकूट वंश का शासक था, ठीक है। और ध्रुव, ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिन्होंने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, ये भी आपको याद रखना है। और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था, ठीक है। और इसी के साथ में नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं साथियों, तो यहाँ पे ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। यह भी पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों कि ध्रुव को क्या कहा जाता है, धारावर्ष भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसी में हम नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं, तो गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रयुद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट सेकंड को पराजित किया था, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे साथियों कि पल्लव पांड्य केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने क्या कर दिए थे, इन्हें नष्ट कर दिया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने कन्नाड़ में क्या किया था, कविराज मार्ग की रचना किया था। किसने तो अमोघ वर्ष ने जैन धर्म के अनुयायी, यह एक ऐसा था एक जैन धर्म का अनुयायी था और इसने कन्नड़ के कविराज मार्ग की रचना किया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ में आदिगुण के रचनाकार जिनसेन, आदिगुण के जो रचनाकार थे जिनसेन, गणितासार संग्रहण के लेखक महावीराचार्य एवं मगोध वृत्ति के लेखक सत्यायन अमोघवर्धन के दरबार में रहते थे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तथा अमोघ वर्ग ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में इंद्र तृतीय की बात करते हो तो इंद्र तृतीय ने शासनकाल में अरब निवासी जो है अलमसूदी भारत आया था और इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा है, ठीक है। इसी में नेक्स्ट अगला पॉइंट है साथियों कि भारत वंश का अंतिम शासक जो है, राष्ट्रवंश का अंतिम शासक की हम बात करें, राष्ट्रकूट के अंतिम शासक जो हुआ महान शासक जो कि कृष्ण तृतीय था और इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि जो पोन रहते थे और जिन्होंने शांति पुराण की रचना किया है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। कल्याणी के चालुक्य तेलप सेकंड ने 973 ईसा पूर्व में कर्क को लहराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली थी, ठीक है। इसी में एलोरा एवं एलिफेंटा जो कि कहाँ महाराष्ट्र में है, ठीक है। गुहा मंदिर का निर्माण किसने करा, राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना साथियों कि एलोरा एवं एलिफेंटा की जो गुफाएं, एलिफेंटा की जो महार मंदिरों का जो निर्माण है किसके समय में हुआ था तो आपको याद रखना है राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ था, ठीक है। और एलोरा में 374 शैलकृति गुफाएं हैं तथा इनमें 1 से 12 तथा बौद्ध में 13 से 29 तथा हिंदुओं के कितने 30 से 34 जैन गुफाओं का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा किया गया है, ठीक है। उसके बाद में राष्ट्रकूट शैव वैष्णव एवं शक्त संप्रदाय के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे, ठीक है। उसी में राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारिक को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी, ठीक है। इसी में हम अगले वंश की बात करते साथियों, यह भी वंश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इससे क्वेश्चन एग्जामों में देखने को ही मिलते हैं, ठीक है। सो अगर आप इसमें टेस्ट अगर लगा रहे हो साथियों कंटिन्यू तो आपको इसके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पे कवर करते हैं चालुक्य वंश की हम बात कर सकते हो तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना
तैलप सेकंड ने की थी, ठीक है, तथा इन्होंने इसकी राजधानी कहाँ बनाया था, मानीखेट में बनाया था, ठीक है। तथा चालुक्य वंश के प्रमुख शासक हुए साथियों तैलप तैलप प्रथम हो गया, तैलपदित्य हो गया, और विक्रमादित्य विक्रमादित्य एवं जयसिंह हो गया, और सोमेश्वर हो गया, उसके बाद में सोमेश्वर सेकंड हो गया, और विक्रमादित्य फोर्थ हो गया, और विक्रमादित्य थर्ड हो गया, और तैलप थर्ड हुआ, ठीक है। तथा इसी में सोमेश्वर प्रथम ने मानीखेट से अपनी राजधानी हटकर कहाँ, कल्याणी यानी कि कर्नाटक को बसाया था, ठीक है। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ साथियों विक्रमादित्य चतुर्थ था, ठीक है। तथा विल्हन एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य चतुर्थ के दरबार में ही रहते थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए साथियों, तो नेक्स्ट अगला पॉइंट है मिताक्षर नामक ग्रंथ की रचना महान विद्ववेता विज्ञानेश्वर ने की थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसी में हम विक्रमादेव चरित्र की रचना विल्हन ने की थी, तथा इसमें विक्रमादित्य फोर्थ के जीवन पर प्रकाश डाला गया था, ठीक है। इसी में हम चालुक्य वंश की बात कर सकते हो, तो चालुक्य वंश में प्रमुख जो पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की तथा जिसकी राजधानी कहाँ, वातापी यानी कि बीजापुर के निकट में थी, ठीक है। तथा इस वंश के प्रमुख शासक हुए साथियों पुलकेशिन प्रथम हो गए, उसके बाद में कीर्तिवर्मन हो गया, पुलकेशिन सेकंड हुआ, और उसके बाद में विक्रमादित्य हो गया, उसके बाद में विनयादित्य एवं विजयादित्य, ठीक है। इसमें सबसे प्रतापी राजा हुआ साथियों पुलकेशिन सेकंड था, तथा महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित मिलता है, यानी कि प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन सेकंड बहु सुरवन या फिर अग्निशोष्टम यज्ञ संपन्न करवाया था, तथा यानी कि जिनेन्द्र का जिनेन्द्र का जो मेघूती मंदिर है साथियों पुलकेशिन सेकंड ने ही बनवाया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराकर क्या किया था, परमेश्वर की उपाधि धारण किया था, ठीक है। तथा इसने दक्षिणेश्वर की उपाधि भी धारण किया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट है साथियों कि पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन सेकंड को लगभग 642 ईसा पूर्व में पराजित किया था, और इन्होंने इसकी राजधानी बदामी पर अधिकार कर लिया था, और स्तंभ इसी युद्ध में पुलकेशिन सेकंड को मारा गया था, ठीक है। और इसी विजय के बाद में नरसिंह वर्मन ने वतापिकोट की उपाधि भी धारण किया था, ये भी आपको याद रखना क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, ठीक है। इसी के बाद में एलोहन अभिलेख का स्तंभ जो है एलोहन यानी कि एहोल अभिलेख का स्तंभ जो है पुलकेशिन सेकंड से ही है, ठीक है। और अजंता के एक गुहा चित्र में पारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन सेकंड को दिखाया गया है, ठीक है। तथा वतापी का निर्माण करता है कीर्तिवर्मन ने करवाया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में मलवा को जीतने के बाद में विनयादित्य के सकलोतरण नाथ की उपाधि धारण किया था, ठीक है। इसी में हम विक्रमादित्य सेकंड की बात कर रहे थे, तो विक्रमादित्य सेकंड के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया था, और इस आक्रमण का मुकाबला है विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशी ने किया था, और इसी अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य सेकंड ने इसे अवनी जनाश्रय की उपाधि यानी कि उपाधि प्रदान किया था, ठीक है। और विक्रमादित्य सेकंड की प्रथम पत्नी कौन थी? प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टदकल के विरूपक्ष महादेव मंदिर तथा इनकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इस वंश का अंतिम राजा हुआ साथियों कीर्तिवर्मन द्वितीय था, तथा इसके सामंत दंती दुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश की स्थापना किया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इसी में हम चालुक्य वंश की बात कर सकते हो, तो चालुक्य वंश
यह बैगी के चालू वंश का संस्थापक विष्णुगुप्त था तथा इनकी राजधानी बैगी में थी। ये भी आपको याद रखना। और इस वंश के प्रमुख शासक थे साथियों जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, उसके बाद में विष्णुगुप्त वर्धन, उसके बाद में द्वितीय जयसिंह द्वितीय एवं सिंह विष्णु सेकंड था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। और इस वंश के सबसे प्रतापी राजा वो साथियों विजयादित्य है ना, विजयादित्य तृतीय था जिसका सेनापति पंडरंग था। ये भी आपको याद रखना। ठीक है, इसी में हम चोल वंश की बात कर सकते हो। तो चोल वंश जो है 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के दशवशेषों पर स्थापित हुआ था। ठीक है, और इस वंश के संस्थापक हुए साथियों विजयालय थे। ठीक है, और इसकी राजधानी थी साथियों, इनकी राजधानी थी तंजाई यानी कि तंजौर या तंजावुर था। ठीक है, और विजयवाल यानी कि विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुंभु सुदिनी देवी का मंदिर भी इन्होंने ही बनवाया था। ठीक है, तथा चोलों का स्वतंत्र राज्य जो है आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो पल्लव पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण किया था। ये भी आपको याद रखना है साथियों। ठीक है, उसके बाद में चोल वंश के प्रथम राजा थे साथियों परांतक फर्स्ट एम राजराज फर्स्ट एम राजेंद्र फर्स्ट एम राजेंद्र सेकंड एम कुलोतुंग थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसी में हम तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश जो कि थर्ड ने परांतक सेकंड को पराजित किया था। और इस युद्ध में परांतक फर्स्ट का बड़ा लड़का यानी कि परादित्य मारा गया था। ठीक है, और राजवर्धन प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। ये भी आपको याद रखना है। और वहाँ के राजा महिम पांचवा को भगाकर श्रीलंका में दक्षिण जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यानी कि राजराज फर्स्ट श्रीलंका के विजित प्रदेश को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत जो कि कुम्मिट चोलमंडलम बनाया था। चोलमंडलम का निर्माण किया था इन्होंने। ठीक है, तथा लोन नरहुआ को इनकी राजधानी बनाया था। ठीक है, तथा राजा राज फर्स्ट शैव धर्म का अनुयायी था तथा इसने तंजौर में राज राजेश्वर एवं शिव मंदिर भी बनवाया था। ठीक है, तथा चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। तथा बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद में राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोट चोल की उपाधि धारण किया था। ठीक है, और नवीन राजधानी कहाँ बनाया था? गंगे कोट चोलपुरम के निकट बनवाया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में जो गजनी का सुल्तान मोहम्मद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और राजेंद्र सेकंड ने प्रकेशरी एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण किया था। ये भी आपको याद रखना है। चोल वंश का अंतिम शासक था राजेंद्र तृतीय था। ठीक है, तथा चोल एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयसेक प्रथम ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। ठीक है, उसके बाद में विक्रम चोल संभाव एवं अकाल में ग्रसित गरीबी जनता को राजस्व वसूल कर चंदबरम मंदिर का विस्तार करवाया था। तथा कलुतुंग सेकंड ने चिदम्बरम मंदिर में स्थापित गोविंदराज यानी कि विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंक दिया था। तथा कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया है। ठीक है, तथा चोल शासक में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पुरुधर्म निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को
कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसी में चोल वंश के भूमिका के प्रकार एवं प्रकार आदि के साथियों, तो वेल्लाना बगाई यानी कि गैर ब्राह्मण किसान एवं स्वामी के भूमि होते थे। ठीक है, तथा ब्रह्मादेही जो कि ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मादेही कहा जाता है। ठीक है, उसी बाद में शाला भोग की हम बात कर सकते हो, तो शाला भोग जो होता है किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि को शाला भोग कहा जाता है। ठीक है, उसी में हम वेददान की बात कर सकते हैं, तो मंदिरों के उपहार में दी गई भूमि को वेददान कहा जाता है। ठीक है, इसी में पल्ली चंदम जो है जैन संस्थापकों को दी गई जो भूमि होती थी उसे पल्ली चंदम कहा जाता है। ठीक है, और इसी में संपूर्ण चोल साम्राज्य जो है 6 प्रांतों में विभाजित था। ठीक है, तो प्रांतों को मंडल कहा जाता था। मंडल जो है कोटम नाडु में एवं नाडु कई कुर्नमों में विभक्त था। ये भी आपको याद रखना है साथियों। ठीक है, उसके बाद में नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। ठीक है, तथा स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और सर्वधारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य होता था कि सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमिका का अधिग्रहण करना। ठीक है, तथा सभा एवं महासभा की बात कर सकते हो, तो सभा एवं महासभा यहाँ का मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी। ठीक है, तथा इसके सदस्य जो होते थे सदस्य को पेरुमक्कल कहा जाता था, और यह सभा वरियम नाम की संपत्ति के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी, तथा सभा की बैठक जो है गांव के मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या फिर तालाब के किनारे होती थी। तथा व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। ठीक है, तथा चोल काल में भूमिकर उपज जो है 1/3 भाग हुआ करता था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तथा गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में ब्राह्मण को दी गई करमुक्त भूमि को चंदुर्वेदी मंगल एमदान दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। ठीक है, तथा चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाती सेना। ठीक है, और चोल काल में कासू सोने के सिक्के हुआ करते थे। ठीक है, तथा तमिल कवियों में जैन गोदर प्रसिद्ध कवि था जो कि कलोतुंग प्रथम का राजकवि था, तथा इसकी रचना जो है कलिंगतुंग वर्णीय था। ठीक है, और इसी में कंबल ओटोकुट्टन और पुंगलेदी को तमिल सदस्य का चित्रांत कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और पंपपोन एवं रन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। और पारसी ब्राह्मणी ने तंजीर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को क्या किया था, भारतीय वास्तुकला का निक्स माना था। ठीक है, तथा चालुक्य नटराज जो था साथियों, चालुक्य नटराज प्रतिमान को चोल काल का सांस्कृतिक सार या फिर निचोड़ कहा जाता है। ठीक है, तथा शैव संत इंसान शिव पंडित राजेंद्र फर्स्ट के गुरु थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था साथियों कावेरी पट्टनम था। ठीक है, कावेरी पट्टनम ये भी आपको याद रखना। और बहुत बड़ा गांव जो कि एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था और तनियर कहलाता था। ठीक है, उसी में हम तरमेरूर की बात कर सकते हो। तो तरमेरूर शिलालेख जो कि एक सभा या संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित था तथा परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तथा चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार क्या है, उरेयूर है, उसके बाद में तंजोर है, उसके बाद में गंगकोट है, उसके बाद में चोलुपुरम है और काची है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और चोल काल के सड़कों की देखभाल जो है बंगाल समिति के द्वारा किया जाता था। और चोल में
वस्तुतः में दान प्रदान का आधार धन माना जाता था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। और चोल काल के विशाल व्यापारिक समूह निम्न थे, कल्जियार था, उसके बाद नानदेशी एवं नेक्स्ट अगला है साथियों इसमें मणिग्रामन, ठीक है। और विष्णु के उपासक हुआ साथियों तलवार एवं शिव के उपासक माने गए हैं नयनवार संत कहलाते थे, ठीक है। तथा इसी में हम नेक्स्ट अगला जो शासक है, अगला वंश हम यहाँ पे कवर करेंगे साथियों। अगला वंश है यादव वंश, ठीक है। सो अगर हम यादव वंश की बात कर सकते हो तो यादव वंश जो है देवगिरी के यादव वंश की स्थापना जो है भिल्लम पंचम ने की थी, तथा इसकी राजधानी देवगिरी ही थी। इस बात को भी आपको याद रखना है। और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ सिंहन, जो कि 1210 से 1246 ईस्वी के लगभग में इन्होंने शासन किया था, ठीक है। और इस वंश का अंतिम स्वतंत्रता शासक जो हुआ रामचंद्र था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तथा जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक कपूर के शासनकाल में के सामने में क्या आत्मसमर्पण किया था, ये भी आपको याद रखना है। इसी में नेक्स्ट अगला शासक आता है साथियों। नेक्स्ट अगला है होयसल वंश, ठीक है। तो होयसल वंश की बात कर सकते हो तो होयसल वंश के द्वारा होयसल वंश की स्थापना जो है विष्णुवर्धन ने किया था, ठीक है। तथा होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी, ठीक है। तथा बेल्लूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण जो है विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में किया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। तथा होयल वंश का अंतिम शासक वीर वल्लभ तृतीय था, तथा जिसे मलिक कपूर ने हराया था, ठीक है। तथा होयल वंश की राजधानी जो है राजधानी द्वारा समुद्र था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसी में हम कंदम्ब की बात करें, कदम्ब वंश की बात कर सकते हो तो कदम्ब वंश की स्थापना जो है मयूर शर्मन ने की थी, तथा कदम्ब वंश की राजधानी कहाँ थी, वनवासी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसी में हम गंगवंश की बात कर सकते हो तो गंगवंश के संस्थापक आपको याद रखना है, कौन था, तो गंगवंश का संस्थापक आपको याद रखना साथियों कौन, ब्रजहस्त पंचम था, ठीक है। इसी में हम नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं साथियों। तो अभिलेखों के अनुसार गंगवंश के प्रथम शासक जो हुए कोकणी वर्मा था, ठीक है। और गंगवंशों की प्रारंभिक राजधानी कुलाल थी, जो कि बाद में तलकांड हो गई, ठीक है। और दंतसूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसी में हम अगला वंश और अंतिम वंश देखते हैं साथियों। तो अब यहाँ पे है साथियों कालिदी वंश। तो कालिदी वंश की हम अगर बात करें तो कालिदी वंश का संस्थापक जो है बीटा प्रथम था, और जिसने नलकुंडा में एक छोटे से राज्य का गठन किया था, और जिसकी राजधानी था साथियों आमकोंड, ठीक है, आमकोंड, ये भी आपको याद रखना है। और इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक की हम बात करें तो कालिकल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक हुआ साथियों गणपति था, ठीक है। कौन था, गणपति था। तथा रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, ठीक है, जिसने क्या किया था, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया था, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, 35 वर्ष तक शासन किया था। गणपति ने अपनी जो राजधानी है वरंगल, राजधानी कहाँ किया था, वरंगल में स्थानांतरित कर लिया था, यह भी आपको याद रखना है। और इस वंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र था, जो कि 1500 से 95 से 1323 ईस्वी तक इन्होंने राज्य किया था, ठीक है। सो ये थे साथियों प्रमुख राजवंश, जो कि भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में हमने एक वीडियो में कवर किया। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसमें हम पूरा लुसेंट का पूरा निचोड़ हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने वाले साथियों। सो आप इस चैनल में अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पटवारी से रिलेटेड बहुत सारे जो मटेरियल है वो मैं आप लोगों को फ्री प्रोवाइड करा रहा हूँ। और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कमेंट्स भी आया था कि मुझे बुक्स चाहिए, तो मैं आपको इनका जो लिंक है पूरे यानी कि एमपी पटवारी के जितने भी सब्जेक्ट है उनके बहुत सारे जो बुक्स है, जो कि मैंने बहुत ही अच्छा से रिसर्च किया है और मैं खुद भी स्टडी करता हूँ, उन बुक्सों का मैं पीडीएफ आप लोगों को पीडीएफ का जो लिंक है वो दे दूँगा, तो वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगला बुकों से रिलेटेड आपको कौन से बुक से कवर करना है, कौन से बुक पढ़ना है और आपको तैयारी कैसे करना है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। सो वो वीडियो भी आप
ज़रूर देखिएगा, ठीक है। सो मिलते हैं अगले क्लास में, जो कि सीमावर्ती राजाओं का यानी कि राजवंशों का अभ्युदय हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं, अगले पार्ट में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। अपना याद रखिएगा और अपनी जो पढ़ाई है उसे कंटिन्यू रखिएगा, साथ ही साथ आप टेस्ट लगाइए साथियों, और अपना परीक्षण कीजिए, उसके बाद में आप परीक्षा देने जाइए। सो आप सफल बहुत ही जल्द होंगे, ठीक है। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।